नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी के असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती एग्जाम था वह सब्जेक्ट का जो एग्जाम हो चुका है और जीके का भी आपका एग्जाम हो चुका है। अब बात करते हैं कि अब आगामी जो पड़ाव है हमारे इस भर्ती परीक्षा का वह है इंटरव्यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर अगर हमें बनना है तो उसके लिए 200 नंबर का तो रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद 24 नंबर का जो होता है वह इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जो है, जैसे कि रिटन एग्जाम में तो हमारा एक फिक्स सिलेबस होता है और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम मेहनत को करते हैं और तैयारी को करते हैं और एक पूर्ण तैयारी होने के बाद एक कॉन्फिडेंस हमारा होता है कि अब मैं बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन जो है या अपना जो 100% जो हमने तैयारी की है मैं उसको एग्जाम में कर पाऊंगा। ये चीज हम एक कॉन्फिडेंस हमारा जो होता है वह रिटन एग्जाम की तैयारी के पहले होता है। लेकिन इंटरव्यू की बात करें तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरव्यू का कोई भी सिलेबस नहीं होता है, कि ऐसा कोई सिलेबस नहीं होता कि इन्हीं टॉपिक को आप पढ़ लीजिए और उसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं, इंटरव्यू कहां से प्रारंभ होगा और कहां पर खत्म होगा इसका कोई भी मापदंड या उसका कोई पैमाना तय नहीं है। ठीक है, बस ये चीज जरूर हो कर सकते हैं कि हमें इंटरव्यू को किस दिशा में ले जाना है वह बहुत कुछ अपने हाथ में होता है, क्योंकि हमारे जो जवाब होते हैं उन जवाब के आधार पर ही जो भी हमारे जिनका भी बोर्ड होता है उन बोर्ड मेंबर के क्वेश्चन उन्हीं जवाब पर ही डिपेंड करते हैं। इसलिए हम ये जरूर कह सकते हैं कि हमारे जवाब जो है वह इंटरव्यू की दिशा को तय करते हैं। अब ये सारी चीजें अपन जब इंटरव्यू की क्लास से पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि अपने हाथ में इंटरव्यू को किस दिशा में ले जाना है, वह कैसे हम इसको कर सकते हैं। मतलब इंटरव्यू का जो डायरेक्शन है वह हम हमारे पाले में किस तरह, मतलब जिस सब्जेक्ट में या जिस टॉपिक पर हम परफेक्ट हैं उस टॉपिक पर किस तरह से इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर हैं जो उनको उस दिशा में लाएं। ये इन सारी चीजों को अपन इंटरव्यू की क्लास से जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे परिवर्तन करना है। ठीक है, इन सारी चीजों को बाद में करते हैं। कुछ आपके क्वेश्चन जो है वो व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम, इन सारे चैनल, इन सब के माध्यम से हम तक आते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने कभी आज तक आरपीएससी का इंटरव्यू फेस नहीं किया है। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो लास्ट टाइम आरपीएससी की तक इंटरव्यू तक पहुंचे थे, तो उनको तो पता है कि इंटरव्यू की हमें तैयारी क्या करनी है, इंटरव्यू कैसे होता है, किस तरह का वहां पैनल होता है इंटरव्यू का और कैसे वहां पर क्वेश्चनों को पूछा जाता है और हमें वहां पर उन क्वेश्चनों को और उस आरपीएससी के पैनल को फेस कैसे करना है। इन सारी चीजों को पता होता है कि जो पहले जा करके आए हुए हैं, या फिर कुछ कैंडिडेट जिन्होंने आरएस का इंटरव्यू भी दिया हुआ है तो इनको पता है कि हमें इंटरव्यू को फेस कैसे करना है और इंटरव्यू का एक फंडामेंटल जो संरचना है वह इंटरव्यू की संरचना क्या होती है, इन सारी चीजों को पता होता है। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जो आज तक, क्योंकि इंटरव्यू में पहुंचे ही नहीं है, तो उनके अंदर एक अंदर से डर रहता है कि इंटरव्यू को फेस कैसे करना है, वहां पर हमें बैठना कैसे है, वो हमें क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, वहां पर जाते ही हमें क्या क्या करना है। इन सारी चीजों को आज के सेशन में देखते हैं। सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो ये है कि मेरा जब इंटरव्यू हुआ है ना, मेरा इंटरव्यू जो हुआ था उसके बारे में मैं आपको, क्योंकि मेरा भी जो फर्स्ट इंटरव्यू था, पहली बार मेरा भी आरपीएससी में जाने का काम पड़ा था इंटरव्यू को फेस करने का। वैसे तो डॉक्यूमेंट डीवी के लिए तो बहुत सी बार गए हैं, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, इन सारी चीजों के लिए गए हुए, लेकिन इंटरव्यू को जो फर्स्ट बार फेस किया था तो वो मेरा जो अनुभव था वो मैं प्रारंभ से लास्ट तक, मतलब इंटरव्यू आरपीएससी में पहुंचने के बाद इंटरव्यू आरपीएससी में प्रवेश लिया, प्रवेश लेने के बाद पूरी प्रोसेस होने के बाद आरपीएससी से बाहर निकलना, इस बीच क्या क्या अंदर होता है, हमें क्या क्या करना होता है, किन किन चीजों का ध्यान रखना है, कहां कहां पर हमें गलतियां नहीं करना है, और वो गलतियां अगर हम करते हैं तो इसका इफेक्ट जो है वह हमारे मार्किंग पर भी पड़ता है। वहां पर अंदर आपको कोई टोकने वाला नहीं है। अगर आपको कोई प्रश्न को वहां पर वो पूछ रहे हैं और अगर आप उसको मतलब घुमा फिरा करके बताने का प्रयास कर रहे हो तो वह वहां आपको नहीं टोकेंगे कि आप इसका गलत बता रहे हो या सही बता रहे हो। लेकिन इसका इफेक्ट जब आपकी मार्किंग होगी, जब आपका रिजल्ट आएगा, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में मेरी ये एक गलती बहुत भारी
नुकसान करके गई है। इसलिए ऐसी गलतियों को हमें कहीं पर भी नहीं करना है जिसका खामियाजा हमें फाइनल सिलेक्शन में भुगतना पड़े। क्योंकि आप सभी जानते हैं कितनी मेहनत के साथ, है ना, दिन रात एक करने के बाद आप और हम सब लोग बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं। आपकी भावनाओं को मैं समझता हूं, क्योंकि आज आप जिस सीट पर बैठ करके आप तैयारी कर रहे हो, कुछ वर्षों पहले मैंने भी उस सीट पर बैठ करके तैयारी को किया है। इसलिए क्या आपकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूं। जिनके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं वह, और जो एक एवरेज नंबर है वह, उन दोनों की भावनाएं ये है कि किस प्रकार से हम इंटरव्यू को एक अच्छा मोड़ दे पाए, है ना। और वो अच्छा मोड़ तभी दे पाओगे जब आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप और परफेक्ट करके जाओगे, है ना। उस सब्जेक्ट को और आप परफेक्ट कर मतलब कंटिन्यू, जैसे ही एग्जाम हुआ तो आप ये ना समझे कि अब तो हमारा इंटरव्यू तो ठीक है, उसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पूछा नहीं जाएगा। नहीं, सब्जेक्ट सबसे बड़ा अगर इंटरव्यू में रोल है तो सब्जेक्ट का। आपकी सब्जेक्ट पर पकड़ कैसी है, देखिए आपकी सब्जेक्ट का नॉलेज क्या है, वो चीज आपके रिटर्न में देख ली गई है कि आप सब्जेक्ट में कितने धुरंधर हैं, सब्जेक्ट में कितने मास्टर हैं। ये सारी चीजें आपकी वहां पर देख ली गई है। लेकिन जो इंटरव्यू का मुख्य कह सकते हैं कि घटक कह सकते हैं, या मेन जो चीज फोकस या हाईलाइट करके देखी जाती है, वो ये होता है कि अभिव्यक्ति कौशल। क्या देखा जाता है? अभिव्यक्ति कौशल जो आपका है उसके बारे में ही वहां पर देखा जाता है कि आपकी अभिव्यक्ति, किसी भी विषय को अभिव्यक्त करने की जो क्षमता है वह कैसी है। और अभिव्यक्ति कौशल तभी देखा जाएगा कि जब ऐसे क्वेश्चन, ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि हाँ मम्मट के काव्य दोष बताओ, मम्मट के काव्य लक्षण बताओ, ठीक है, रस दोष को बताओ, ऐसा प्रश्न ठीक है पूछा जाएगा। लेकिन उसमें फिर ऐसे प्रश्नों को पूछा जाएगा कि जैसे जिसके माध्यम से आप अपने अभिव्यक्ति, जब आप अपने विचारों को वहां पर अभिव्यक्त कर पाए। जैसे कि अभिज्ञान शाकुंतलम है ना, अभिज्ञान शाकुंतलम के आप चौथा अंक आपको पूछ लिया जाए, अभिज्ञान शाकुंतलम का सबसे सर्वश्रेष्ठ अंक कौन सा है, तो आप कहोगे कि चौथा अंक सब बहुत बढ़िया। अब उसमें वो पूछ लें कि इसमें क्यों बढ़िया है, तो आप उसका वर्णन करोगे कि इसमें परोपकार की भावना है, इसमें आदर्श कन्या जो होती है, आदर्श बहू जो होती है, उसको अपने ससुराल में कैसा व्यवहार करना है, इसकी शिक्षा को दिया गया, इन सारी चीजों को। तो उसमें कुछ फिर आपके विचार क्या हैं, जैसे कि चतुर्थ अंक के आधार पर यह बताओ कि प्रकृति संरक्षण कहां तक अभिज्ञान शकुंतलम में सार्थक है या नहीं है, या वर्तमान में उसकी प्रासंगिकता है या नहीं है। तब आपको पता होना चाहिए कि प्रकृति संरक्षण या पर्यावरण संरक्षण का वर्णन जो चौथे अध्याय में, चौथे अंक में जो दिया गया है, उसमें जो श्लोक दिए गए हैं, उन श्लोकों को भी कुछ आप श्लोक जो है उन श्लोकों को भी याद कर लीजिए कि हाँ, अगर प्रकृति संरक्षण के बारे में पूछते हैं तो हमें ये चीजें याद होना चाहिए कि हाँ, पातुम न प्रथमम व्यस्यति जलम युष्मान स्वपीतेषु वा, अर्थात जो शकुंतला है वह प्रकृति का संरक्षण किस प्रकार से करती थी और उसकी प्रासंगिकता वर्तमान में भी है, क्योंकि सब कुछ पृथ्वी का एक एक घटक जो है वह पृथ्वी पर प्रकृति पर ही निर्भर है ना। ये सारी चीजें देखेंगे अपन आगे। मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि आपका अभिव्यक्ति कौशल है, उस अभिव्यक्ति कौशल को आपको बहुत अच्छी तरह से उसको विकसित करना इन दिनों में। वह किसी भी तरह से हो सकता है आपको क्लास, एक टॉपिक कोई भी दे दें और आपको क्लास लेने का बोले कि आप इस टॉपिक पर क्लास लीजिए, तो उसके माध्यम से भी आपका बच्चों को पढ़ाने का तरीका क्या है, ये चीज भी वहां पर देखी जाती है। इसलिए ये सारी चीजें आपको करनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपन आगे देखेंगे ही देखेंगे। अब आपके जो मोस्ट ऑफ कुछ क्वेश्चंस जो हैं वह बार बार पूछे जाते हैं व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम या यूट्यूब, है ना। तो जो भी टेलीग्राम ग्रुप में हमारे ऐड नहीं है, वह इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उससे ज्वाइन होकर वहां पर ज्वाइन हो जाइए आप, ताकि आपको इंटरव्यू से रिलेटेड या फिर आगे जो भी भर्तियां आने वाली है, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत डिपार्टमेंट में साहित्य है, सामान्य संस्कृत, इन सारे से रिलेटेड कुछ भी अपडेट होगा तो आपको वहां पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो आपको इस लिंक से आपको वहां पर ज्वाइन हो जाना है। चलिए अब बात करते हैं कि इंटरव्यू जो है उससे रिलेटेड आपके सवाल जो है वो मोस्ट ऑफ हम तक आते हैं कि सर अब क्या करना है, सर आपका इंटरव्यू कैसा रहा था, आपको क्या पूछा गया था। क्योंकि एक चीज होती है कि हमारे जो अग्रज हैं जो यहां तक पहुंच पाए हैं, अगर वो हमारा उनका जो अनुभव है या उनका जो मार्गदर्शन है वो अगर हमें मिलता है तो काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है, काफी चीजें हमारी क्लियर हो जाती है कि हाँ
इतना ही तो करना है और इतना हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हैं। और आपको कभी भी, जो बच्चे पहली बार इंटरव्यू में जाएंगे, उनको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक सिंपल सा संवाद होता है इंटरव्यू में, और वो उनके क्वेश्चन होते हैं और हमारे जवाब होते हैं। और सिंपल सा है, अगर क्वेश्चन हमें नहीं आता है तो कहीं भी घुमाने की जरूरत नहीं है, कहीं भी उनको घुमाने की जरूरत नहीं है। याद रखना, ये चीज हमेशा इंटरव्यू का एक सूत्र कह सकते हैं। अगर आपने एक्सपर्ट को घुमाने की कोशिश की तो एक्सपर्ट इतना चालाक होता है कि वह आपको उस इंटरव्यू में ही घुमाता रहेगा, उस इंटरव्यू में ही घुमाता रहेगा। इसलिए घुमाने की कहीं जरूरत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो क्लियर विनम्रता के साथ उनको बोल दीजिए कि सर सॉरी, इसका जवाब मुझे नहीं आता है, या समय की व्यस्तता, या फिर किसी कारण से मैं इस टॉपिक को नहीं पढ़ पाया हूं, या मेरे माइंड से निकल गया है। तो वहीं पर वो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। अगर आपने घुमाने की कोशिश की तो वो आपसे और क्वेश्चन बनते जाएंगे, और वो क्वेश्चन बनते 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 बहुत इंटरव्यू लंबा चलता रहेगा, जिससे हमारे जो वीक पॉइंट है वो भी उनके सामने आ जाएंगे। इसलिए हमें इंटरव्यू में यही शो करना है कि हम जो हैं वह परफेक्ट हैं। देखिए, मतलब हमारे वीक पॉइंट भी होते हैं, लेकिन ऐसे जवाब हमें वहां पर शो नहीं करने जिससे हमारे जो वीक पॉइंट है वो भी वहां पर शो होने लगे। अगर ये शो होने लगे तो वो उन्हीं पॉइंटों को पकड़ेंगे और वो फिर इंटरव्यू है जो लंबा चलता जाएगा। ठीक है, चलिए आइए आपके जो जवाब क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों की बात करते हैं कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं वह हम तक आते हैं। आपके कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वह हम तक आते हैं और उन क्वेश्चनों का जवाब क्या है उनकी बात अपन करते हैं। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वह ये होता है कि सर आपका इंटरव्यू स्टार्ट से लास्ट तक उसकी प्रोसेस क्या थी, उसकी प्रोसेस स्टार्ट से लास्ट तक क्या थी, ये क्वेश्चन जो है वह आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो उसमें मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मेरे इंटरव्यू की जो प्रोसेस था वह क्या था कि जैसे कि इंटरव्यू जो चलता है वह 4 दिन या जितने कैंडिडेट होते हैं उसके आधार पर इंटरव्यू अलग अलग डे में चलता है। तो मेरा इंटरव्यू जो था वह लास्ट दिन, 6 दिन हमारे संस्कृत सब्जेक्ट का इंटरव्यू चला था, उसका जो लास्ट दिन था उस दिन मेरा इंटरव्यू था। और फिर वहां पर जैसे ही मैं गया तो सबसे पहले जो है वह वहां पर सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स का वहां पर अलग अलग बोर्ड होते हैं, अलग अलग रूम्स होते हैं, वहां पर उनका वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन में आप याद रखना, जब आरपीएससी में आपका इंटरव्यू कॉल होगा, उससे पहले आपको एक विस्तृत आवेदन पत्र, जिन्होंने पहले जॉब में उनको पता है विस्तृत आवेदन पत्र, उस विस्तृत आवेदन पत्र जो होता है वो भर के हमें देना होता है। वो चीजें वहां पर होती हैं। जो चीजें हमने विस्तृत आवेदन पत्र में अगर संलग्न की हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे ओरिजिनल और ओरिजिनल के साथ में ही फोटोकॉपी, उनके सेट हमारे साथ में होने चाहिए। ठीक है, और वो चीज वहां पर होगी तो वहां पर जाने के बाद जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो वो एक एक चीजें देखते हैं, ओरिजिनल के साथ में ही उसकी फोटोकॉपी, वो सारी प्रोसेस होती है। वो प्रोसेस होने के बाद फिर हमें एक जगह पर बिठा दिया जाता है। यहां तक हमें यह पता नहीं होता है कि हमारा इंटरव्यू किस बोर्ड में है, हमारा इंटरव्यू किस बोर्ड में है वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है, उस रूम में बैठने के बाद जो भी आरपीएससी के मेंबर्स, जो भी कर्मचारी होते हैं, वह बारी बारी से हमें ले जाते हैं और वहां पर रूम के बाहर बिठाते हैं, फिर अंदर हमारा इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू होने के उस रूम में जैसे ही जाते हैं तो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब पहले हो जाता है। हमारी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे कि हमने ग्रेजुएशन कहां से की है, हमने मास्टर डिग्री कहां से की है, हमारी पीएचडी चल रही है तो वो पीएचडी का टॉपिक क्या है, वो सारी चीजें उनके पास होती हैं। हमारा होम डिस्ट्रिक्ट क्या है ना, नाम, ये सारी चीजें उनके पास नहीं होती है, लेकिन ये सारी बेसिक इंफॉर्मेशन जो है वह उनके पास होती है। तो जैसे ही मैंने वहां पर इंटरव्यू बोर्ड में जैसे इंटर किया, तो जैसे ही अंदर गया तो अंदर जाने के बाद जो मेरा बोर्ड था वह आरपीएससी के चेयरमैन साहब जो संजय क्षत्रिय साहब थे उनका बोर्ड था। तो जैसे ही अंदर बोर्ड में रूम में एंट्री की और एंट्री करने के बाद हमारे
चेयरपर्सन के साथ में ही दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, और दो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के उस टेबल के जस्ट सामने एक चेयर होती है, और वो लोग अगर कहते हैं कि आप बैठिए तब हमें बैठना है, अदरवाइज हमें वहां पर खड़ा रहना है। तो जिसे हम एंट्री करते हैं तो नॉर्मल सा वो बोल भी देते हैं कि बैठ जाइए आप। तो जैसे ही हम बैठते हैं तो बैठने के बाद जो मेरी बात करते हैं तो मैं बैठा, और संजय श्रोत्रिय साहब जो हमारे आरपीएससी के चेयरमैन थे, और उन्होंने मुझे पूछा कि आपका नाम, तो मैंने कहा कि सर मेरा नाम अंकुर कोठारी है, और आप वर्तमान में क्या करते हैं ये मेरे को पूछा गया था। तो मैंने ये बोला था कि मैं सर वर्तमान में स्कूल लेक्चरर हूं। तो कहां पर है, तो मैं जहां पर पोस्टेड था वहां के बारे में पूछा गया। तो जैसे कि मैं पोस्टेड था बांसवाड़ा जिले का एक अर्थूना नाम है जो आपने सुना होगा। देखिए तैयारी किस तरह से करनी है वो सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ठीक है। आपने सुना ना होगा नाम अर्थूना। इस अर्थूना का नाम आपने सुना होगा किस रूप में? परमार शासकों की राजधानी। किस रूप में सुना था? परमार शासकों की राजधानी के रूप में अर्थूना का नाम सुना होगा आपने बांसवाड़ा जिले में। तो मुझे पूछा गया था कि आप क्या करते हो, मैंने कहा सर मैं स्कूल लेक्चरर हूं। चलिए ठीक है। फिर पूछा कहां पर हो आप, तो मैंने कहा सर बांसवाड़ा जिले में एक अर्थूना नाम का तहसील है, उस अर्थूना में मैं पोस्टेड हूं, ठीक है। तो उन्होंने चेयरमैन साहब ने मेरे को यह पूछा कि बताइए अर्थूना का कोई प्राचीन इतिहास है क्या, अर्थूना का कोई प्राचीन इतिहास है क्या, ये पूछा गया था मेरे को। तो मैंने कहा कि हाँ सर, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने देखी है। आपको, आप भी अब इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो आपको पता होगा कि हमें क्या क्या करना है। तो ये सारी चीजें हमने भी हमें पता था, तो हमने भी ये सारी चीजें तैयार कर ली थी। मैं आपसे वो जो मेरी बुकलेट थी वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको कैसे तैयारी करनी है ना। जैसे ऐसे डेस्क वर्क होती है ना, जैसे बच्चे 10th-12th में डेस्क वर्क को भरते हैं, वैसी बुकलेट अगर टाइम रहा तो उसको मैं मॉडिफाई करवा करके आप तक अवेलेबल भी करवा दूंगा, ताकि आप आपकी इंफॉर्मेशन उसमें बहुत अच्छी तरह से भर पाओ, और भरने के बाद उसको आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाओ, ताकि आपका प्रेजेंटेशन वहां पर अच्छा रहे। और यही चीज मैंने की थी। मेरे को ये चीज वहां पर जैसे ही मेरे को पूछा गया अर्थूना में पोस्टेड हूं, तो अर्थूना का ऐतिहासिक जो वर्णन है वो आप बताइए। तो मैंने वहां पर बताया था कि सर परमार शासक जो हैं उन परमार शासकों की राजधानी रहा है अर्थूना, और अर्थूना में आज भी वहां पर मंदिर है, शिव मंदिर है, और वहां पर जो है वह मुख्य तौर पर शनिवार जो होता है उस दिन वहां पर मेला लगता है। इस प्रकार का वहां का उस मंदिरों का जो है उसका मतलब मुस्लिम शासक जो थे उन्होंने वहां पर तोड़फोड़ की थी, उन सारी चीजों के बारे में मैंने वहां पर उनको बताया। तो उन्होंने ठीक है वहां पर उस क्वेश्चन को खत्म कर दिया। फिर मेरे को पूछा गया कि आप कौन सी क्लास लेते हो, आप कौन सी क्लास वालों को पढ़ाते हो। तो मैंने कहा था कि सर मैं 11th-12th को पढ़ाता हूं। तो उन्होंने 11th का सब्जेक्ट क्या है, 12th के सब्जेक्ट क्या है, ये चीजें वहां पर मेरे को जो हमारे आरपीएससी के चेयरमैन थे उन्होंने पूछा था। याद रखना जब आपका इंटरव्यू प्रारंभ होगा तब आपका चेयरपर्सन जो भी है, हो सकता है इंटरव्यू के जो अध्यक्ष हैं वो ही हो सकते हैं, या फिर चेयरपर्सन नहीं आए और कोई आरपीएससी का मेंबर भी कोई आता है, तो इंटरव्यू का प्रारंभ आपका वहीं से होगा। मीन कहने का मतलब यह है कि इंटरव्यू का प्रारंभ आपका जीके के सब्जेक्ट से ही होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आपसे फर्स्ट क्वेश्चन करेगा वो मोस्ट ऑफ जो इंटरव्यू मोस्ट ऑफ जिनके हुए हैं उनके अनुभव और मेरे खुद के अनुभव जो है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि इंटरव्यू का प्रारंभ जो है वो आरपीएससी के मेंबर या आरपीएससी के चेयरमैन जो भी जिनका भी बोर्ड है वही प्रारंभ करते हैं, और उनके क्वेश्चन हमारे राजस्थान का जो इतिहास रहा है या संस्कृति हो सकती है, कला हो सकती है, उससे रिलेटेड ही होता है। लेकिन ये याद रखना कि आप जैसे जयपुर के निवासी हो, है ना, उनके जीके के क्वेश्चन भी वही रहेंगे जो आपसे संबंधित है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी जैसे डिग्री, आप निवासी जयपुर के हो और आपने सारी एजुकेशन है वो दिल्ली से की है, तो ठीक है आपके सारे क्वेश्चन है वह जयपुर और दिल्ली से रिलेटेड होंगे। ऐसा नहीं है कि आप निवासी जयपुर के, आपने एजुकेशन वहां से दिल्ली से किया है और आपसे क्वेश्चन जो पूछ ले वो डूंगरपुर के करने। आपसे क्वेश्चन है
वह डूंगरपुर के करना है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि हमसे संबंधित जो जगह रही है, हमारे जीवन से संबंधित, हमारी पढ़ाई से संबंधित हो सकता है, या फिर हमारा कार्य क्षेत्र, अगर हम जॉब में हैं, जैसे हम रहने वाले अलवर के हैं और अलवर के रहने वाले हैं, और हमारा कार्य क्षेत्र जैसे हमारी फर्स्ट पोस्टिंग उदयपुर हुई है, जैसे आप सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हुए उदयपुर हुए, फर्स्ट ग्रेड में सेलेक्ट हुए भरतपुर में हुए, तो आपको उदयपुर और भरतपुर दोनों का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये सारी चीजें आपकी जो डिग्रियां हैं या आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे संबंधित जो चीजें हैं वो आपको वहां पर पूछी जा सकती है। तो ये चीज मुझे वहां पर पूछी गई थी। फिर ये कौन सी क्लास को आप पढ़ाते, तो मैंने कहा था 11th 12th को पढ़ाते हैं, तो ठीक है, इस क्वेश्चन को वहीं पर क्लोज करके एक तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था कि जैसे कि तभी जैसे मेरा बेसिकली बांसवाड़ा जो है होम डिस्ट्रिक्ट था, तो होम डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में उसी समय मानगढ़ इंटरव्यू से लगभग कह सकते हैं 6-7 दिन पहले की बात थी कि 6-7 दिन पहले मानगढ़ धाम जो आपने सुना होगा, तो मानगढ़ धाम में हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं जो कि नरेंद्र मोदी, वह वहां पर आए हुए थे। और वह वहां पर आए हुए थे तो वह क्यों आए थे और मानगढ़ का जो इतिहास है वह क्या है, उससे रिलेटेड प्रश्न मेरे से पूछे थे। और क्यों आए थे वो सारी चीजें मुझे पता थी कि वह सहस्त्राब्दी महोत्सव चल रहा था, उस अवसर पर हमारे जो नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं वह वहां पर आए थे। और मानगढ़ का जो इतिहास है वह मानगढ़ का इतिहास भी पूछा गया था कि संत सभा क्या है, या वहां पर जो भगत आंदोलन है वो क्यों चला था, उसके प्रवर्तक कौन थे, कितने लोग मारे गए थे, किसके आदेश पर वो गोलियां चली थी। ये सारी चीजें मेरे को ये हमारे आरपीएससी के जो चेयरमैन जो थे उन्होंने मेरे को ये क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, फिर ये चीजें 5 से 7 मिनट ये इंटरव्यू चला होगा, मतलब उनके पास ये क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे। फिर वो उन्होंने सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे, उन सब्जेक्ट एक्सपर्ट को ये बात उनको ट्रांसफर किया गया कि आप पूछिए। तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर एक कोई सर थे जिनको मैं नहीं जानता था और एक मैम थे, ये दोनों मेरे बोर्ड में थे। और उसमें से सर को बोला गया कि सर आप पूछिए इनसे क्वेश्चन। तो मुझे पूछा गया था कि आपका ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री ये सब कहाँ से हुए, तो मेरा ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री ये सब जयपुर से हुए थे। तो मैंने बोला था कि सर मेरा ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, बीएड है, ये सारी जो है वो जयपुर से हुई है, और राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान जयपुर कैंपस से मैं पढ़ा हुआ हूँ और वहीं से पास आउट हुआ हूँ। तो ठीक है, फिर उन्होंने पूछा कि जैसे ही चेयरमैन साहब ने पूछा था आपने लास्ट क्लास क्या ली थी, तो मैंने 11वीं 12वीं पूछा था। तो 11वीं 12वीं में आपने 11वीं में जो है वह क्या पढ़ाया, 11वीं में क्या पढ़ाया, ये क्वेश्चन मेरे को पूछा था लास्ट क्लास में। तो मैंने जैसे कि मैं संस्कृत डिपार्टमेंट में था, तो उसमें जो एक रघुवंश चलता था, तो रघुवंश का पहला सर्ग जो है वह असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी था और मैंने पढ़ाया हुआ भी था। तो मैंने बोला था कि सर मैं रघुवंश मैंने पढ़ाया है। तो ठीक है, रघुवंश के बारे में फिर उन्होंने प्रश्नों को पूछा था कि रघुवंश का मंगलाचरण बोलिए पहले सर्ग का। तो मैंने वागर्थावीव संपृक्त, तो जैसे कि आप सभी को भी याद है और वो मैंने भी उनको सुना दिया। फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि वागर्थावीव, जैसे कि आपको बहुत इजी लग रहा होगा और वास्तव में इंटरव्यू जो है वह इजी होता है। तो वागर्थावीव जो है, उस वागर्थावीव में कौन सा समास है, ये चीज मेरे को वहां पर पूछी। तो मैंने बता दिया कि सर वागर्थावीव में केवल समास है। इस प्रकार से फिर रघुवंश के राजाओं का या दिलीप का वर्णन जो है उससे संबंधित एक श्लोक भी पूछा गया था। और फिर कालिदास से संबंधित कुछ बातें पूछी गई थी कि उपमा कालिदासस्य, ये बात है वह क्यों कही गई है और किस प्रसंग के कारण इन्हें उपमा कालिदासस्य ये बात कही गई है। तो आप सभी को पता है इंदुमती स्वयंवर के कारण जो है ये कालिदास को जो है वह उपमा कालिदासस्य उपाधि दी गई थी। संचारिणी शिखे वे रात्रो करके एक श्लोक है, उस कारण से इनको ये चीज कही गई थी। तो इन सारे चीजों से रिलेटेड वो प्रश्न जो है वह मेरे से जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे उन्होंने मुझे पूछा था। फिर उन्होंने बोला कि आपका आचार्य हो रखा है, तो आपका आचार्य का सब्जेक्ट क्या है। तो मैंने कहा कि सर मेरा आचार्य का सब्जेक्ट जो है वह साहित्य है। तो ठीक है, साहित्य में अब आप कोई ऐसी बुक बताइए कि जिसपे आप बहुत अच्छी तरह से आपका पकड़ है या आप उसमें पारंगत हैं,
तो मैंने सर बोला था कि सर जितना मैं कर पाया हूं तो मुझे काव्य प्रकाश बहुत अच्छा लगता है और काव्य प्रकाश पे मेरा पकड़ भी है। तो उन्होंने काव्य प्रकाश में फिर ये पूछा था कि अदोषोपद है, क्या है? अदोषोपद है, उसमें समास कौन सा है? अदोषोपद में समास कौन सा है ये पूछा गया था। तो मैंने कहा था कि सर इसमें जो अदोषोपद है उसमें नए तत्पुरुष समास है ना। फिर नए तत्पुरुष समास में है ये पूछा था। फिर ठीक है, और इसके बाद इन्होंने फिर मेरे से एक लक्षण अलंकार का पूछा था, और वो अलंकार का लक्षण ये था, एक क्वेश्चन ये भी पूछा था कि जो काव्य के जो 6 प्रयोजन है उसमें सकल मौलिकभूत प्रयोजन कौन सा है? तो सद्य परिनिवृत्ति जो आके आपको सभी को पता है कि ये सकल प्रयोजनों में मुख्य प्रयोजन कहा गया है। और एक अलंकार के बारे वहां से प्रश्न पूछा गया था कि उपमा अलंकार जो है उस उपमा अलंकार का लक्षण बताइए। तो ये सारी चीजें वहां पर मुझे पूछी गई थी। फिर उन्हीं सब्जेक्ट एक्सपर्ट ने मुझे बोला था कि आप खड़े होइए और वो बोर्ड और मार्कर है वहां पर आप एक टॉपिक को पढ़ाइए। तो मुझे पूछा गया था कि आप किसी टॉपिक को तैयार करके आए हैं? तो मैंने कहा कि हाँ सर, लिटरेचर से, साहित्य से संबंधित जो टॉपिक है उसके बारे में मैं पढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने साहित्य, उनको पता था कि इनका साहित्य सब्जेक्ट है तो साहित्य को तो बहुत अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन कर ही सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मुझे ये बोला कि चार्थे द्वंद, क्या बोला था? चार्थे द्वंद सूत्र आपने सुना होगा, चार्थे द्वंद। इस चार्थे द्वंद को आप पढ़ाइए। ये सूत्र वहां पर ग्रामर का मुझे दिया गया था और मैंने चार्थे द्वंद को वहां पर पढ़ा भी दिया था। च अर्थे द्वंद्व स्यात्, और उसका फिर विग्रह वगैरह भी मैंने बता दिया था। और च के 4 अर्थ हैं, समुच्चय, अन्वाच्य, इतरेतर और समाहार। इन 4 अर्थ को में द्वंद्व समास होता है। 4 अर्थों में जो दो अर्थ हैं, है ना, उन 2 अर्थों में ही द्वंद्व समास होता है। इन सारी चीजों को मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया था। लेकिन इसको बताने के बाद एक क्वेश्चन जो इन्होंने, एक चीज मेरे से पूछी गई थी और वो मैं नहीं बता पाया था, तो मैंने उनको मना बोल दिया था कि सॉरी सर, इस चीज को मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। तो इस चीज को उन्होंने वहीं पर छोड़ दिया था। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आपने पढ़ा दिया। तो फिर उसके बाद वापस मेरे को चेयर पे बैठने के लिए कहा गया था। इसलिए याद रखना, जब भी आप क्लास की तैयारी करें, ये चीज याद रखना कि जब भी आप आपको टॉपिक की तैयारी करनी है तो 2-3 टॉपिक ग्रामर के ले लीजिए, 2-3 टॉपिक आप साहित्य के ले लीजिए, 2-3 टॉपिक जो है वह दर्शन से ले लीजिए। हो सकता है आप जो बताएं, आप बताएं कि मैं ग्रामर सर मेरा सब्जेक्ट है, तो हो सकता है वो साहित्य में चले जाए। हो सकता है आप साहित्य बताएं, हो सकता है वो दर्शन में चले जाए। यहाँ दर्शन के कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जैसे कि सत्कार्यवाद है, पुरुष का स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप है, या वेदांत सार में जो अनुबंध चतुष्टय है, ऐसे जो टॉपिक हैं जिनको आपको बोर्ड पर, जो मोस्ट ऑफ जॉब में है उनको तो बोर्ड पर लिखने का अभ्यास रहता ही है, लेकिन जो नहीं है इनको बोर्ड पर लिखने का बहुत अच्छी तरह से अभ्यास कर लेना है। जो बच्चे जिनका अभी जॉब में नहीं है, बोर्ड पर लिखने का भी काम नहीं पड़ता है, उनके क्या होता है, जब लिखते हैं तब वो लिखते हैं तब ऐसे उनकी टेढ़ी लाइन जाती है या फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ लाइन जाती है। तो ये जो है ये कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा सा वीक पॉइंट हो सकता है और इससे ये उनको अंदाजा लग सकता है कि अभ्यर्थी जो है वह लेखन कौशल में परफेक्ट नहीं है या लेखन कौशल में निपुण नहीं है। इसलिए हमें एक बोर्ड अगर आपके पास कहीं अवेलेबल हो तो बोर्ड, आप मार्कर बोर्ड और एक मार्कर बोर्ड आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन 700-800 रुपए का बोर्ड भी मिल जाता है और मार्कर। इससे आपको लिखने की बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेनी है। जो भी टॉपिक आप पढ़ाने के लिए ले रहे हैं उनको 4-5 बार बहुत अच्छी तरह से बोर्ड पर पढ़ाने का उसका अभ्यास कर लीजिए। उससे संबंधित जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी आप बहुत अच्छी तरह से उनके समाधान को भी कर लीजिए। हो सकता है आपके घर में अगर कोई 2-3 अगर मित्र हैं तो आप इंटरव्यू की तैयारी 2-3 ग्रुप में कर लीजिए। अगर आपके घर में अगर नहीं है कोई तो आप जो ऐसे बच्चे हो कि जो कुछ जानते हैं उनको आप सामने बिठा दीजिए और फिर उनको पूछिए कि कहां पर मैं गलती करता हूं या कहां पर मेरे में कमियां हैं, तो वो चीज आपको बता सकते हैं। या दूसरी बात, एक कैमरा, मोबाइल का कैमरा होता है, उससे उसको रिकॉर्ड कर लीजिए। रिकॉर्ड करने के बाद उसको आप खुद ही देख सकते हो कि आपने कहां पर गलतियां की हैं। ठीक है, जब अपन मॉक इंटरव्यू की क्लासें लेंगे उसमें वो रिकॉर्डिंग आपको हम देंगे कि आपने कहां कहां पर गलतियां की है। ठीक है,
तो एक बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा कि हमने कहां कहां पर गलतियां की हैं। ठीक है, चलिए फिर मेरे से 4 थे द्वंद्व जो सूत्र है वो पूछा गया, मैंने पढ़ा भी दिया। आपको ये चीज याद रखना है, जब भी टॉपिक की तैयारी करें तब इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह से, इन सारे विषयों को कवर कर करके आपको तैयारी को करना है ना। हो सकता है आपको आपके मनपसंद टॉपिक को भी पढ़ाने के लिए वहां पर बोला जा सकता है। ठीक है, चलिए अब फिर ये द्वंद्व ये मैंने पढ़ा दिया। इसके बाद वापस मुझे चेयर पर बैठने के लिए कहा गया और बैठने के बाद फिर जो है वो जो तीसरे मेंबर थे पैनल में, एक मैम थे, उन मैम ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था क्योंकि मेरा शास्त्री था और शास्त्री में मेरा एक सब्जेक्ट था, वह था कंप्यूटर एप्लीकेशन। क्या था? कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है, इस नाम का एक मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना। जैसे आपके सब्जेक्ट जो थे वैसे ही मेरा एक सब्जेक्ट था कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में कंप्यूटर एप्लीकेशन रहा है, क्योंकि वर्तमान में सारी चीजें जो है वो इंटरनेट का दौर है और सारा सब कुछ है वो कंप्यूटर से ही सारे कार्य जो है कंप्यूटर से संपन्न हो रहे हैं। तो आप हमें ये बताएं कि आप अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो आपको नॉलेज है उसको वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी के संदर्भ में आप उस ज्ञान को कहां तक आप अपने आप को समर्थ पाते हैं। मतलब इस कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो नॉलेज है उसको आप वर्तमान एजुकेशन पॉलिसी है उसके अंदर उसको अप्लाई करने में कहां तक आप अपने आप को समर्थ समझ रहे हैं। ये चीज मेरे को उस मैम ने पूछी थी और वास्तव में थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत टफ भी था कि अब इसका जवाब क्या देना रहा। लेकिन जो मैंने जवाब दिया था वो मैं आपको बता देता हूं। जब मैंने ग्रेजुएशन किया था कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तब वहां पर HTML, C++, जावा ये लैंग्वेजें मैंने पढ़ी थी, ये लैंग्वेजें मैंने वहां पर पढ़ी थी। ठीक है, तो मैंने इसको बोला था कि मैम को बोला था कि मैम मैंने जब ग्रेजुएशन किया था तब हमारे सिलेबस में कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट था उसमें मेरी सब्जेक्ट HTML और C++, जावा ये सारी लैंग्वेजें मैंने पढ़ी है और HTML के माध्यम से मैं जो एप्लीकेशन है, वेबसाइट है, उन वेबसाइटों का डेवलप होता है। तो इनके माध्यम से मैं एप्लीकेशन जितना नॉलेज है उतना और उसके साथ में कुछ नॉलेज और सीख करके मैं एप्लीकेशन को बना सकता हूं या वेबसाइट को डिजाइन कर सकता हूं और जिसका प्रयोग मैं वर्तमान एजुकेशन जो पॉलिसी है उसके संदर्भ में मैं कर पाऊंगा, ताकि अधिक से अधिक जो बच्चे हैं वह उस वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से उस सब्जेक्ट का नॉलेज अर्जित कर पाए। ये चीज मैंने वहां पर पूछी थी। तो ये जैसे जवाब दिया तब उनको वास्तव में एक अच्छा लगा कि ये जो क्वेश्चन था वह बहुत डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन था और उसका आंसर वैसे कोई आंसर इतना मतलब घुमा फिरा करके नहीं, सीधा सी बात है और सीधा सा आंसर हमें देना है। तो फिर इन्होंने एक चीज आपको याद रख लेना कि एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे वो जब आप PDF के माध्यम से या अपन जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब उन सारी चीजों को देखिए। एक इंटरव्यू और इंटरव्यू का सारी चीजें हैं वो इतनी छोटी सी शॉर्ट क्लास में सारी चीजें बता देना पॉसिबल भी नहीं है। इन सारी चीजों एक एक चीजों को कि हमें कैसे उस दिन तैयार होना है, हमें क्या कपड़े पहनने हैं, हमारे वेशभूषा क्या होनी चाहिए, हमें क्या बोलना है, इन सारी चीजों का एक एक कर करके एक अपन सेशन लेते जाएंगे और एक एक चीजों को समझते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज है वह आपको मैं कहना चाहूंगा एजुकेशन पॉलिसी को बहुत अच्छी तरह से उसको हमारे साथ में, हमारे जीवन के साथ में उसको घटाना आना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट ग्रेड में है पहले से, तो एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें हो सकता है उच्च माध्यमिक शिक्षा के क्या प्रावधान है, या फिर आप जैसे हायर एजुकेशन में जा रहे हो तो हायर एजुकेशन के क्या प्रावधान है, ये सारी चीजों को भी हमें वहां पर पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रावधान यहां पर किए गए। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये फिर एक दो क्वेश्चन इन मैम ने मेरे से पूछे थे और फिर वहां से मुझे जो है मेरा इंटरव्यू है वह समाप्त हो गया था और मुझे बाहर जाने के लिए कह दिया गया था और मैं फिर बाहर आ गया था। ठीक है, इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से गया था और अच्छा इंटरव्यू जाता है तो डेफिनेट हमारे अंदर एक उत्सुकता रहती है नंबर को जानने की, या फिर हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मेरा जो कर्म था, मेरा कर्म क्या था,
पढ़ाई करना, पढ़ाई करने के बाद बहुत अच्छी तरह से मैं पढ़ा हुआ जो विषय है उसको आरपीएससी पैनल के साथ सामने अभिव्यक्त कर पाऊं। तो मैंने अपना जो है 100% दिया है। अब नंबर कितने आते हैं वो नंबर देना भगवान पे है, और जो हमारे भाग्य है उस पे, भाग्य पे डिपेंड करता है, और हमें उसका निर्णय वो भाग्य पे ही छोड़ देना चाहिए, है ना। फिर जैसे ही मैं बाहर आया तो फिर मैं एक रिलैक्स हो गया था कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छी तरह से गया है, ठीक है। अब मैं बताता हूं इंटरव्यू का बोर्ड एवं कितने समय तक चला इंटरव्यू। इंटरव्यू का बोर्ड में कौन कौन रहता है वो चीजें मैंने बताई दी। एक आरपीएससी का कोई भी चेयरपर्सन या फिर आरपीएससी का मेंबर रहेगा, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट रहेंगे, और इसके बाद कितने समय तक चला इंटरव्यू। देखिए बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि जितना ज्यादा लंबा इंटरव्यू चलता है उतना अच्छा इंटरव्यू कहलाता है ना। ये हमारी धारणाएं चलती है कि जैसे 10 मिनट में भगा दिया हमें, मतलब 10 मिनट में हमारा इंटरव्यू पूरा हो गया, मतलब हमारा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया। अगर किसी को 30 मिनट आधे घंटे तक क्वेश्चनों को पूछा गया तो वो बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा, बहुत अच्छा इंटरव्यू रहा उसका, ऐसा कुछ लोग कहते भी हैं और ऐसी धारणा हमारी अंदर रहती भी है। लेकिन ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। मैं मेरे इंटरव्यू की बात करूं तो 17 से 18 मिनट, 17 से 18 मिनट जो है वह मेरा इंटरव्यू चला था, और 17-18 मिनट में ये मेरा सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, और उस इतने समय में मैंने क्लास को भी पढ़ा लिया था। इसलिए आपको याद रखना है क्लास एकदम छोटी, ऐसा टॉपिक चूज करना है जो एकदम छोटा हो, है ना, और ज्यादा हमें उलझाने वाला नहीं हो। इन चीजों को आपको ध्यान रखना। तो 17-18 मिनट में मेरा इंटरव्यू हो चुका था, और इसके बाद भी सिलेक्शन हो गया। ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी देखे हैं जिनके इंटरव्यूज 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट तक भी चले हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। और लंबा इंटरव्यू कहीं ना कहीं नकारात्मकता को उत्पन्न करता है, यह चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि लंबा इंटरव्यू तभी चलता है जब हम उलझ जाते हैं, या हमें वहां पर जो भी आरपीएससी के जो भी पैनल में है उन्होंने हमें प्रश्नों में उलझा दिया है, तभी इंटरव्यू लंबा चलने की संभावनाएं होती हैं। अगर आप सीधे सीधे क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हो, सीधे से जवाब दे रहे हो, आप कहीं पर भी आरपीएससी के जो एक्सपर्ट है उनको घुमा फिराने की कोशिश नहीं कर रहे हो, तो जो इंटरव्यू है वह बहुत जल्दी समाप्त भी हो जाता है। मतलब एक एवरेज समय जो है वह कह सकते हैं 17 से 20 मिनट जो है वह इंटरव्यू का एक एवरेज समय जो है वह कह सकते हैं। ये चीज भी मत समझना कि अगर इंटरव्यू लंबा चला है तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी आपको नहीं समझना। लेकिन मैं ये चीज कह सकते हैं अपन कि लंबा इंटरव्यू कहीं ना कहीं हमारा नकारात्मकता को द्योतित करता है, ये चीज याद रखना। क्योंकि लंबा इंटरव्यू चलेगा तो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे तो हमारे फंसने की संभावनाएं भी, या हमारे जो नेगेटिव या जो हमारे अंदर जो हमारे वीक पॉइंट है वो भी उनके सामने उजागर होने लगते हैं। इसलिए हमें कोशिश यही करनी है कि जितना वो पूछ रहे हैं उतना ही हम उनको जवाब दें, ठीक है। अगर वो मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण पूछ रहे हैं तो हमें मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण ही पूछना है। हमें ये एक्सपर्ट मतलब ओवर बन करके, या ये नहीं करना है कि हमें तो बहुत ज्यादा नॉलेज है तो हमें तो आप विश्वनाथ का भी ये, विश्वनाथ का ये लक्षण है, इसके बाद जगन्नाथ का ये लक्षण है, ये आपको ऐसा अपना ज्ञान वहां पर नहीं दिखाना है। जितना वो पूछते हैं उतना ही आपको उसका जवाब देना है और चुप हो जाना है, ठीक है। अगर ज्यादा आप जवाब देते हो तो कहीं ना कहीं आपके फंसने की संभावनाएं बनती हैं, ठीक है। किन प्रश्नों को मेरे से पूछा गया ये चीज मैंने आपको बताई दी कि क्या क्या प्रश्न मेरे से पूछे गए। एक बहुत बड़ा प्रश्न ये पूछते हैं लोग बच्चे कि मिनिमम कितने मार्क्स इंटरव्यू में दिए जाते हैं, मिनिमम कितने मार्क्स जो है वह इंटरव्यू में दिए जाते हैं, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ रहता है। देखिए जब हम एजुकेशन की बात करें, स्कूल एजुकेशन में जब सत्रांक वगैरह भेजते हैं तो उसमें ये रहता है कि हाँ 5 ऐसे बच्चों को डराते हैं, 5 नंबर तुम्हारे उपस्थिति के रहेंगे, 5 नंबर हैं वो तुम्हारे टेस्टों के रहेंगे, 3 नंबर हैं वो तुम्हारे विद्यालय में व्यवहार के रहेंगे। इस तरह से बच्चों को हम एक इंटरव्यू जो इंटरनल मार्क्स है ना, उस इंटरनल मार्क्स को भेजने का एक क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। लेकिन याद रखना इंटरव्यू के दौरान इसके मिनिमम मार्क्स का कोई भी क्राइटेरिया आरपीएससी ने तय नहीं कर रखा है। लेकिन पिछले इतिहास की बात करें, इंटरव्यू के जो असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू हुए हैं उसकी बात करें तो मैंने ये चीज देखी है कि मिनिमम 8 नंबर, 8 से 6 नंबर,
मतलब 6 से 8 नंबर मिनिमम दिए गए हैं, मिनिमम मिनिमम 6 से 8 नंबर हैं वह दिए गए हैं। इसलिए आप, लेकिन ये चीज भी मत रखना यार, अब माइंड में सेट मत कर लिए देना कि ये 8 नंबर या 6 नंबर ही मिनिमम मिलेंगे, ऐसा नहीं, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। आपके इंटरव्यू पर डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू किस तरह से जाता है या किस तरह से आप उसको फेस कर पाते हो। इन सारी, ये सारी चीजें वहां पर देखी जाती है, ठीक है। चलिए, इसलिए आपको यही कोशिश करनी है कि किस तरह से मैं अपना अभिव्यक्त, जो अपना ज्ञान है उसको द बेस्ट अच्छी तरह से वहां अभिव्यक्त कर पाऊं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहां करूं, जिससे वो लोग हैं वह मेरे से प्रभावित होकर के मुझे अच्छे नंबर दें, ठीक है। अब बात करते हैं, आपके अंदर ये क्वेश्चन भी उठ रहा होगा कि सर आपके कितने आए थे नंबर इंटरव्यू में। तो एक एवरेज जो कह सकते हैं सिलेक्शन के लिए जो नंबर जिनके रिटर्न में बहुत अच्छे हैं उनके तो कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब 6, 7, 8 नंबर भी देंगे तो उनके सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जिनके एक एवरेज है नंबर, उनको अगर 14 से 17 नंबर भी मिल जाते हैं, 14 से 17 नंबर भी मिल जाते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। और मुझे जो नंबर दिए गए थे वह नंबर दिए गए थे 16 नंबर जो है वह मुझे इंटरव्यू में दिए गए थे। कितने नंबर दिए गए थे? 16 नंबर जो है मुझे इंटरव्यू में दिए गए थे। लेकिन ये याद रखना कि 14 से 17 नंबर, हाईएस्ट 17 नंबर ही देंगे ऐसा भी कोई फिक्स नहीं है। 20 से 21 नंबर भी इंटरव्यू में दिए जाते हैं। 20 से 21 नंबर भी जिनका बहुत अच्छी तरह से जो इंटरव्यू को फेस करते हैं, जिनका अभिव्यक्ति कौशल बहुत अच्छा है, जो बहुत अच्छी तरह से बोर्ड पर पढ़ा लेते हैं, तो उनको 20 और 21 नंबर भी उनको दिए जाते हैं। इसलिए ये आप कतई ना समझें कि 14 से 17 नंबर ही देते हैं, ऐसा भी नहीं है, इतने नंबर भी मिलते हैं और दिए हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इतने नंबर जो है वह इंटरव्यू में दिए जाते हैं। इंटरव्यू बोर्ड की संरचना क्या होती है वही मैंने बता दिया कि एक तो चेयरपर्सन होंगे, आरपीएससी का कोई मेंबर होंगे, और एक जो है वह दो जो होते हैं वह सब्जेक्ट जो एक्सपर्ट होते हैं वह होते हैं। अब हमें अभी क्या तैयारी करनी है ना, ये क्वेश्चन बार बार पूछते हैं बच्चे कि सर अब हमें क्या तैयारी करनी है। तो आपको अभी एक तो ये चीज ध्यान रखनी है कि जो भी आपकी डिग्री आ रही है, ग्रेजुएशन है, आपको अभी क्या 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 तैयारी करनी है। तो एक तो है आपका ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन जो भी है, इसके बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके बाद आपका अगर पीएचडी है, आपका अगर पीएचडी है तो इनसे रिलेटेड जो भी प्रश्न है, आपका ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट क्या रहे हैं, क्या क्या आपने चीजें पढ़ी हैं, उसका एक सामान्य बेसिक आपको चीजें पता होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन मुख्य तौर पर पूछा जाता है कि आपकी पीजी में सब्जेक्ट क्या थे और उन पीजी के सब्जेक्ट से क्वेश्चनों पूछा जाता है। इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह से पीजी की तैयारी कर लेनी है, पीजी के सब्जेक्ट की तैयारी कर लेनी है। और पीएचडी, आपका पीएचडी का टॉपिक क्या है, उस पीएचडी के टॉपिक पर भी आपको बहुत अच्छी तरह से तैयारी कर लेनी है कि आपका टॉपिक क्या था, और उस टॉपिक में जो भी आपकी थीसिस है या उसमें जो जो आपने पीएचडी का जो आपका सब्जेक्ट था उसके सब कुछ A to Z पहलुओं पर आपको देख लेना है, क्योंकि पीएचडी से संबंधित अगर आपकी पीएचडी है तो प्रश्नों को वहां पर पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी आपको क्या तैयारी करनी है वह अगले सेशन के साथ में अपन फिर मिलेंगे कि आपको सब्जेक्ट की तैयारी किस तरह से करनी है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है, उस संस्कृत सब्जेक्ट की तैयारी को कहां क्या करना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस चीजों को, सारी चीजों को अपन अगली क्लास में फिर देखेंगे। और आप आपको जिस तरह से एग्जाम में आपको पता चला कि मेरे इतने नंबर अच्छे आ जाएंगे, जब आप एग्जाम से पहले आप लोगों से मेरी बात होती थी तो आप क्या बोलते थे, सर इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे आएंगे मेरे नंबर, मैं कैसे पास होऊंगा, बोलते थे ना। और जब अब ये हो चुका है, रिटर्न एग्जाम हो गया, आपके इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो आप बोलते हो ना सर बहुत पता ही नहीं चला कैसे इतना अच्छा पेपर चला गया और कैसे इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं, पता ही नहीं चला, बोल रहे हो। वैसे ही इंटरव्यू कैसा हो जाएगा पता नहीं चलेगा। इंटरव्यू के बाद फाइनल रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट आने के बाद फाइनल सिलेक्शन, और आप सभी एज ए असिस्टेंट, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पीछे टैग जुड़ जाएगा और सारे लोग
है ना, पूरा राजस्थान आपकी वाहवाही करेगा, तब आपको खुद को प्राउड होगा, आपकी फैमिली को प्राउड होगा। इसलिए आप अभी से अब इस इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। 2-2 घंटे, जैसे अभी जैसे छुट्टियों का समय चल रहा है, आप अभी से 2-2 घंटे 3-3 घंटे इंटरव्यू के लिए दीजिए और फिर अपना जो सब्जेक्ट है उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर आगे अपन कैसे क्लासें लेनी है, कैसे मॉक इंटरव्यू को फेस करना है, किस तरह से इंटरव्यू की तैयारी करनी है, इन सारी चीजों को अपन अगली क्लासों में देखेंगे। वंस अगेन आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर इंटरव्यू की जो प्रिपरेशन है उसके लिए आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप अभी से इस इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए और भी आपके जो भी क्वेश्चन है वह आप हम तक मेरे तक पहुंचाएं, तो मैं श्योर जितना मेरे से हो सकता है मैं उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। चलिए, धन्यवाद।